दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के एमसीक्यूएस सीरीज में आपका स्वागत है। खैर मकदम करते हैं आज के इस एपिसोड में। और यहाँ पे आज हम क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें आपको हम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज कराएंगे और ये एमसीक्यूज आपको टू द पॉइंट एनसीईआरटी पे बेस्ड मिलेंगे। अच्छा, पहला यूनिट है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और इसका पहला चैप्टर आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीधा स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पहला जो एमसीक्यू है, पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का। और इसमें देखिए हमारी अप्रोच ये रहेगी कि यहाँ पे कोई 50-60 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी का एक तरफ का क्रक्स है, यानी कि एक तरह का निचोड़ है। ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरे फर्स्ट चैप्टर का क्रक्स है, यानी कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फैक्ट्स हमारे हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको डीप एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन मेजॉरिटी ऑफ लिविंग एनिमल्स, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश डैश एंड डैश डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑप्शन ए ग्रोथ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी ग्रोथ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन कॉन्शियसनेस। देखो यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपने पढ़ा होगा, अगर आपको पता, मैथ्स थोड़ी सी आती होगी बेसिक, और आपको पता होगा कि म्यूचुअली 11th में एनसीईआरटी मैथ्स के 11th में आपने देखा होगा कि वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अब ये मैथ्स की टर्मिनोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे बायो की ये टर्मिनोलॉजी है तो हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये हुआ कि भाई साहब वो इवेंट्स जो एट ए टाइम दैट कैनॉट हैपन एट ए टाइम। म्यूचुअली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक टाइम पे एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ वन इवेंट अकर्स अदर नॉट। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए भाई। अब इसका मतलब ये हुआ कि बोलता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या ऐसी चीजें हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अब मतलब क्या ऐसे इवेंट्स हैं जो एट ए टाइम नहीं होते हैं, जो एक साथ ऐसे इवेंट्स नहीं होते हैं। तो वो क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं? अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ऑप्शंस की एलिमिनेशन की अगर आप करेंगे, तो आपको जो है वो यहाँ पे कौन सा आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन बताया जा रहा है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। पहली बात तो ये कि भाई जो हायर एनिमल, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी, हायर एनिमल क्या होता है? हायर एनिमल का मतलब होता है कि हायर एनिमल का मतलब होता है कि दैट डज नॉट इंक्लूड ओनली मैन। ठीक है, जिसमें सिर्फ आदमी इंक्लूड नहीं होता है, जिसमें सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, सारे। तो हायर एनिमल्स क्या कवर करता है आपका? हायर एनिमल्स में आपके सारे आते हैं, मैन आता है, रेप्टाइल्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ठीक है, मैमल्स आगे बड़े बड़े जानवर जैसे कि वेल मछली आ गया, बहुत बड़े बड़े मतलब जानवर जैसे रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर आगे, मैमल्स, मैन आदमी आ गया। तो बोलता है कि इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में क्या ऐसे इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं होते? तो ऑप्शन ए ग्रोथ न्यूट्रिशन। यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो यार, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ में नहीं हो सकते हैं, ये आपको पता है भाई। जब एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा, मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म मेट कर रहा होगा, मतलब मेटिंग हो रही होगी। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है,
ठीक है, एक बड़ा जाइंट एनिमल है, एक मैमल है, वो क्या कर रहा है कि उनके मेटिंग का टाइम आया है और वो एक दूसरे के साथ मेट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है, अब वो जब मेटिंग कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उस मेटिंग के टाइम पे ऐसा ही इतना ही हो सकता है ना कि सिर्फ रिप्रोडक्शन ही हो सकती है, उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती है, उस टाइम पे ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हो रहा है दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है, in multicellular organism dash dash refers to the production of progeny processing feature more or less similar to the to those of parents। ऑप्शन ए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। देखो यार, पहली बात तो ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो जो मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको ये चीज पूछूं कि भाई बताओ बताओ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको तो एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन होता है, एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स होते हैं आपके, उसके बाद अलावा उसके बाद कैट्स होती हैं, काउज होती हैं, ये सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब डैश डैश रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी, तो भाई प्रोजीनी का मतलब ही अगर आपको पता नहीं होगा तो प्रोजीनी का मतलब ये होता है कि प्रोजीनी मींस ऑफस्प्रिंग और डिसेंडेंट्स ऑफ ए पर्सन। तो इसका मतलब ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोजीनी का मतलब होता है ऑफ ऑफस्प्रिंग और डिसेंडेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब हो रहा है कि रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग पोजेसिंग मोर फीचर्स मोर और लेस। तो क्या ऐसा सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट, तो क्या ऐसा इनमें से नीचे क्या ऐसा प्रोसेस है जो ऑफस्प्रिंग में मतलब वो फीचर आते हैं मोर और लेस, या तो मतलब बहुत ज्यादा या तो बहुत कम वो फीचर्स आते हैं? ग्रोथ का आता है, रिप्रोडक्शन का आता है, मेटाबॉलिज्म का आता है और कॉन्शियसनेस का आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? if you know about the answer then you can just click it, you can just answer it, otherwise the correct answer will be reproduction। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ग्रोथ तो आपको पता है भाई, ग्रोथ ग्रोथ होती है। ठीक है, एक नया वर्ड आया है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ, मेटाबॉलिज्म में आपको बताता हूं, मेटाबॉलिज्म होता है सेट ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है, सेट ऑफ केमिकल चेंजेस, set of chemical changes that occurs within the living organism। ठीक है, that occur within living organism, ठीक है, that occur within in order to maintain their life। okay, in order to maintain their life। okay, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या क्या होता है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप क्या आपकी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। ओके, उसके बाद बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको, जैसे प्रोजेनी मैंने बताया आपको, रिप्रोडक्शन मैंने बताया, ये मेटाबॉलिज्म आपको मैंने बताया, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म ये होता है कि भाई ये कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, जैसे कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। अब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उनको, मान लीजिए आपने क्या इनहेलेशन किया, फूड आपने खाया, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो फूड आपके स्टोमक के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू, आपकी फूड पाइप के थ्रू आपके स्टोमक में चला गया। आपके स्टोमक में जाने के बाद ये फूड वहां पे कन्वर्ट हो गया, आपका किस तरह से आपकी उसकी डाइजेशन हुई, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, फिर आपकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा वो। इस तरह से बोलता है कि एक तो ये कन्वर्जन हो रही है, ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस हो गया। उसके बाद दूसरा बोलता है कि बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। अब मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि हमारी बॉडी में
कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, मतलब आपको लग जाती है कहीं पे, आपको कुछ आपकी फिंगर कट जाती है या मतलब हल्का सा कट लग जाता है, तो उसको वो रिपेयर जो होता है, दैट इज व्हाट, वो सारी चीजें जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अ प्लांट स्पीशीज। अच्छा, फैमिलीज को कैरेक्टराइज किया जाता है किस प्लांट स्पीशीज के फीचर पे? पहला होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ पार्ट्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यार, जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ फॉर्म, स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और थिंग्स। ठीक है, तो बोलता है कि इसके अलावा बोलता है कि हमें बायोलॉजी की, अगर हम इन बायोलॉजी, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट रेफर्स टू द एग्जामिनिंग शेप। ठीक है, एग्जामिनिंग शेप, और उसके अलावा क्या होता है कि हम अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद बोलता है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ पार्ट्स, तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनाटॉमी ऑफ पार्ट्स हो जाएगा आपका आंसर। तो एनाटॉमी ऑफ पार्ट्स का मतलब ये होता है कि मतलब एनाटॉमी ऑफ, आप पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स की प्रॉपर जो है वो स्टडी करते हो। बोलता है कि फैमिलीज को कैरेक्टराइज किया जाता है किसके बेसिस पे? वो ऑब्वियस सी बात है, पार्ट्स पे। तो मॉर्फोलॉजी के मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिसमें हम फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इसके बारे में। नाउ अच्छा, यहाँ पे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है फर्दर। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो वेजिटेटिव, let me just write it down over here so that आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव पार्ट्स की अगर बात करें, तो ये वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो जो क्या करते हैं, दैट डू नॉट, दोस्तों जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर दैट डू नॉट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा बगैर किसी देरी के और बगैर जस्ट अ मिनट sorry, a video was played in between, unfortunately, sorry for the interruption. So parts of the plant which do not participate in sexual reproduction, ठीक है, उसका हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो, ऑब्वियस सी बात है, जो फिर रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ओके, तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इज नोन एज। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल समझा दी इसके बारे में। टोटल जो हमारी बॉडी में, सॉरी यहाँ पे जो हमारी बॉडी में टोटल ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द टोटल ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी आर नोन एज। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया
उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मतलब सारी सारी जो केमिकल रिएक्शन, सारी जो केमिकल चीजें हमारी बॉडी में हो रही है, उन सब उसका उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ तो आपको पता ही है, रीजनरेशन का आपको पता ही है। उसके बाद सेल डिवीजन डाइजेस्ट अकर इन डाइजेस्ट इन प्लांट्स एंड डाइजेस्ट इन एनिमल्स। तो जो सेल डिवीजन है दोस्तों, वो कैसे वंस ट्वाइस चलती है, कंटिन्यूसली नेवर चलती है, ओनली अप टू सर्टेन एज कंटिन्यूसली चलती है, कंटिन्यूसली ओनली अप टू सर्टेन एज, ये क्या चलता है, सेल डिवीजन का क्या ऐसा क्राइटेरिया रहता है। तो देखो यार मेरी बात सुनो, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बारे में मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताता हूँ। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। क्या होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल डिवीजन से क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल्स बाय विच पेरेंट सेल divides into two or more daughter cells, okay, into two or more daughter cells, ओके, डॉटर सेल्स। यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग में ये हो रहा है, तो यहाँ पे राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी आ रही है, बट आई होप आप मेरी आवाज पूरी तरह से सुन रहे हो और आप पूरी तरह से जो है वो मेरी वर्ड्स को प्रॉपरली सुन पा रहे हो। सो क्या है कि वो डॉटर सेल्स में बोलता है कि अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम बात करते हैं आपका जो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के आपके दो टाइप्स होते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं आपको, सेल डिवीजन के आपके टू टाइप्स होते हैं, ओके। उसमें एक हम बात करते हैं माइटोसिस, ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो माइटोसिस में क्या होता है, बोलता है कि इसमें दो आइडेंटिकल विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन पेरेंट सेल। तो जो पेरेंट की बॉडी होती है, उसमें क्या होता है कि दो ऐसे दो ऐसे सेल्स जनरेट हो जाते हैं जो पेरेंट की, मतलब जो जो सेम क्रोमोसोम के होते हैं, ठीक है, वो जनरेट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एज ए पार्ट ऑफ द सेल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका आता है मियोसिस। मियोसिस का क्या मतलब होता है, तो मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, जैसे कि स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गेमेट्स, ठीक है, जैसे कि हमारे स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, या एग सेल्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके द रिजल्ट ऑफ आपके माइटोसिस। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा या फिर सी। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। जो सेल डिवीजन है वो प्लांट्स में कंटिन्यूसली चलती रहती है और एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज चलती है। तो ये इस बात से तो आपको ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इस बात से तो आप आई होप आप बाखबर होंगे कि भाई कैसे होता है हमारे मतलब हम एनिमल्स में ये अप टू ए सर्टेन एज ही तक ही होती है रिप्रोडक्शन वगैरह जो भी है, सेल डिवीजन। उसके बाद बोलता है कि फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, अच्छा उसके अलावा बोल रहा है कि प्रोटेनिमा ऑफ मोसिस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स बोलता है कि ये किसकी बेस पे मल्टीप्लाई किए जाते हैं, क्या बडिंग होता है, फिशन होता है, रिजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है।
तो बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग का मतलब आपको पता है कि भाई बडिंग होता है जो प्लांट की मतलब जो प्लांट की बड मतलब इस तरह से बड निकल के आए, इस तरह से बड निकल के आए प्लांट की बॉडी के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम उस बड को, वो होता है बडिंग आपका। उसके बाद होता है आपका फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है कि एक ही पेरेंट आपका, एम्यूबा की एग्जांपल अगर हम ले तो उसमें क्या होता है कि एक ही पेरेंट फिर बाद में ऐसे डिवाइड होते होते डिवाइड हो जाता है, वो होता है हमारा फिशन। रीजनरेशन का मतलब होता है, बोलता है आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई डैमेज पार्ट हो गया, कोई उस पार्ट को फिर डैमेज कर दिया जाता है, डैमेज हो जाता है। फिर होता है आपका उसके बाद फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पार्ट्स, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर विल बी, क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। तो बोलता है फ्रेगमेंटेशन ये होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है दो फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। और ये जो जितने भी, चाहे दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये फ्रेगमेंट्स के फिर अपने अपने नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। Which one of the following factors exclusively affect reproduction in seasonal breeders, both plants and animals? बोलता है कौन ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स को की रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं इन बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो यार, चाहे एनिमल्स की बात हो चाहे प्लांट्स की बात हो, तो इनमें क्या होता है कि एक एनिमल ब्रीडर होता है, क्या होता है आपका, आई मीन सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ये। चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये सीजनल ब्रीड, तो मतलब ये सीजनली ब्रीड करते हैं। सीजनल ब्रीडिंग का मतलब ये हुआ कि वो सीजन के हिसाब से वो अपने मेटिंग करते हैं। उनका जो जो रिप्रोडक्शन है उनकी, वो सीजनली होती है, सीजन के ऊपर होती है। अब वो सीजन कुछ भी हो सकता है, वो सीजन किसी चीज पे भी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, आपका आपका क्लाइमेट आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका टेम्परेचर, ठीक है, तो डे लाइट है क्या है, वो सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो उसमें अगर मैं कुछ बात करूं तो बहुत सारी ऐसी फिशीज होती हैं, मैमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सीजनली जो है वो ब्रीड करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज उसको इफेक्ट करती है, तो वाटर टेम्परेचर, फोटो पीरियड, तो इसका मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। आंसर इज, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर इज कॉल्ड। तो भाई बोलो कि वो एक ऐसा, एक की जो किस पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस है जनरली, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, या फिर बोथ एंड बी, या फिर मैमल्स, मैनुअल्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कपलेट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर कपलेट। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका, द ऑर्डर जनरली एंड्स विद डैश डैश। तो भाई ऑर्डर जो होता है वो जनरली किस चीज से एंड होता है? ऑर्डर क्या मतलब, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, किस चीज की तरफ इशारा दिया जा रहा है? ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ये डिनोट करता है आपकी मतलब जो आपकी किसी भी प्लांट की जो फैमिली हो, स्पीशी हो, उस फैमिली की जो का जो फैमिली का जो क्या बोलते हैं इसे, डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब उसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्या होती है, मतलब उसकी टाइप पे अगर हम बात करें, तो बोलता है कि अब यहाँ पे 3 ऐसी टर्म्स हैं जिनका जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ए ई ई ए ई का मतलब क्या होता है? ई ए ई डिनोट्स, ये डिनोट करती है प्लांट फैमिली। किसको डिनोट करती है? प्लांट फैमिली को डिनोट करती है। तो उसके अलावा प्लांट फैमिली को डिनोट करती है। और देखो मैं आपको एक और बताता हूं, ROSACEAE, रोसा सी, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट गुड, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए,
तो इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट रोज फैमिली, इससे हम करते हैं रोज फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो ऑप्शन ए है यहाँ पे ए सी ई ए ई, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है आपका आंसर, करेक्ट आंसर। तो ये दिस इज मतलब करेक्ट इन एंडिंग विद एन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following feature unique features of organism। तो भाई नीचे जो फीचर्स हैं क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स, तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा क्या, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी इन टू सेंस इन एनवायरमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, ऑप्शन आर डी। तो ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका आंसर, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें जो है वो आपके यूनिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है स्पेशल फीचर। क्या होता है इसका मतलब, ये होता है आपका स्पेशल फीचर। तो स्पेशल फीचर दैट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये होता है हमारा एक स्पेशल फीचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। ठीक है, तो ये है एक स्पेशल फीचर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके एनवायरनमेंट में और उनकी मेमोरी में, दैट इज व्हाट, दैट इज सो कॉल्ड। हाँ, उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू रेफर द वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। सबसे पहले आपका टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी क्या आपका साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। तो जब आप साइंटिफिक प्रोसेस होता है आपका जिसमें आप अरेंज करते हो थिंग्स को इनटू ग्रुप्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी तो आपको भाई पता है। क्लासिफिकेशन मतलब जिसमें आप क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑल काइंड ऑफ लाइफ आप एग्जिस्ट करती है, ऑल काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट, तो ऑल काइंड ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है ICBN स्टैंड्स फॉर। तो ICBN का मतलब क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आप देखिए, इससे पहले कि मैं आपके जवाब का आंसर दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं MCQs हैं आपके, ये सारे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। मैं एक बार ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, और वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू वंस। यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा ये है हमारा कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जस्ट अ मिनट। तो अभी शायद इंटरनेट इश्यूज हैं, इस वजह से हमारी ये टैब ओपन नहीं हो रही है। सो नो वरीज। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने रिसेंटली जो आपका फॉरेस्टर का MCQ कोर्स लॉन्च किया है NCERT बेस्ड। तो
उसमें हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज यूनिट वाइज हम वहाँ पे एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उस कोर्स को पसंद भी किया है, बहुत सारे लोग उस कोर्स को परचेज भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये पेज अभी ओपन नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा। लेट इट मे टेक कपल ऑफ सेकेंड्स। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू शो यू द एग्जैक्ट डेटा। ठीक है, कि हमने अपना डेटा क्या अपलोड अभी तक किया है। ठीक है, अभी ओपन नहीं हुआ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्लास 11th का ये हमने एमसीक्यूज अपलोड कर दिए। यहाँ पे आप ऊपर टाइटल देख सकते हैं, जेकेएसएसबी फॉरेस्टर एमसीक्यू कोर्स पीडीएफ कोर्स। क्लास 11th के 10 चैप्टर के एमसीक्यू पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और मैं एक इनमें से एक को मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि प्लांट किंगडम है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो लेट मी जस्ट ओपन इट। हाँ, ओपन हो रहा है। वेट अ मिनट एंड आई विल शो यू द एमसीक्यू फॉर्मेट्स। यहाँ पे देखिए, ये है प्लांट किंगडम आपका। और प्लांट किंगडम पे हमने यहाँ पे देखिए ये सारे एमसीक्यूज पूरे चैप्टर के जितने भी आ सकते हैं इस पूरे चैप्टर में कोशिश की है मैक्सिमम। फिलहाल हमने 50-50 एमसीक्यूज डाले हैं, बट इफ यू गो थ्रू दीज एमसीक्यूज लिटरली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट था बीच में, ये आप ग्रो थ्रू कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके फायदे की बात है भाई। आईसीबीएन का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये होता है आपका आईसीबीएन। तो नॉमेनक्लेचर का ये एक कोड होता है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का। तो यहां तक आज हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस चीज को, आज के इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप रिव्यू जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में यार। प्लीज आप हमें बता दीजिए करें कि आपको कैसे पसंद आ रहे हैं या नहीं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।